दोस्तों, रोज आप न्यूज चैनलों पे या पेपर के माध्यम से कहीं ना कहीं यह सूचना पा ही जाते होंगे या न्यूज देख ही लेते होंगे कि आज इस जगह पे राज्य कर्मचारी के द्वारा या केंद्रीय कर्मचारियों के द्वारा पुरानी पेंशन बहाली के लिए धरना प्रदर्शन किया गया और न्यू पेंशन प्रणाली का विरोध किया गया। यह एनपीएस है क्या, अर्थात नेशनल पेंशन सिस्टम है क्या? आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे कि एनपीएस में क्या लाभ हैं, क्या फायदे हैं, उसको कैसे खोला जाता है और उसका विरोध आखिर क्यों हो रहा है। लेकिन मैं इस वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप समस्त लोगों तक पहुंचता रहे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एनपीएस के बारे में। आज हम लोग एनपीएस पर विस्तृत रूप से बात करेंगे, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप लोग इसको स्किप ना करिएगा। अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। चलिए हम लोग कौन कौन सी बातें एनपीएस में कवर करेंगे, पहले उसको जान लेते हैं। पहला हम लोग करेंगे कवर एनपीएस क्या है, दूसरा एनपीएस के लाभ एवं एनपीएस का पैसा कहाँ निवेश होता है, एनपीएस खाता कहाँ खुलवा सकते हैं, एनपीएस में कौन कौन लोग निवेश कर सकते हैं, एनपीएस में कितने प्रकार का खाता खोला जाता है, क्या एक से अधिक एनपीएस खाता खोला जा सकता है, एनपीएस में सालाना कम से कम कितना निवेश कर सकते हैं, टैक्स में कितना छूट मिलता है, रिटायरमेंट पर कितना मिलेगा और कब तक पैसा मिलता रहेगा। हम इन 10 सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए पहले सवाल पे बात करते हैं, एनपीएस क्या है। तो दोस्तों, एनपीएस एक सह पेंशन निवेश योजना है जो 2004 में, जनवरी 2004 में भारत सरकार द्वारा जब ओल्ड पेंशन को समाप्त करने की घोषणा की गई थी, उसी समय एनपीएस को चालू किया गया था। उस समय तो यह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए चालू किया गया, लेकिन धीरे धीरे बाद में निजी कर्मचारियों और भारत के अन्य नागरिकों के लिए भी 2009 तक इसको खोल दिया गया। इसमें कोई भी 18 से 70 वर्ष का नागरिक निवेश कर सकता है या इस योजना को चला सकता है। इस योजना की जो या एनपीएस की जो देखरेख करता है वह करता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो भारत सरकार के अंतर्गत आता है। तो चलिए, यह था एनपीएस क्या है। अगर आप लोग इसके बारे में विस्तृत रूप से और पढ़ना चाहते हैं तो मेरा जो ब्लॉग है, मैं उसमें कुछ कंटेंट भी लिखता हूं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहां से उसको पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दूसरे सवाल पे, जो है एनपीएस के लाभ एवं हानि। सबसे पहले बात करेंगे एनपीएस का जो भी लाभ है। देखिए, पहले तो आप टैक्स में छूट पा सकते हैं। जब आप आयकर कैलकुलेट कराते हैं या टैक्स की जो गणना करते हैं, उसमें 80C के अंतर्गत इसमें कुछ लाभ पा सकते हैं। 80C में आप 1.5 लाख तक का लाभ पा सकते हैं और 80C के कुछ सब पार्ट्स हैं, उसमें भी कुछ लाभ आप पा सकते हैं। पेंशन लाभ, सेवानिवृत्ति के बाद जो ओल्ड पेंशन था उसी की तरह इसमें भी पेंशन मिलेगा। हाँ, अमाउंट ओल्ड पेंशन की तरह नहीं रहता है, यह बाजार आधारित होता है तो कुछ कम ज़्यादा हो सकता है। तो पेंशन लाभ भी आपको इसमें मिलता है। रिटायरमेंट के समय एक मुश्त धनराशि आपको मिल जाती है तथा एक आकर्षक रिटर्न भी इसमें आपको मिलता है। इसके साथ कुछ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भी इसके लाभ हैं। अब पैसा इसका निवेश कहाँ होता है? देखिए, इसका पैसा 3 जगहों पे निवेश होता है, इक्विटी में, कारपोरेट फंड्स में
और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। इक्विटी का मतलब मोर रिस्क मोर गेन या मोर प्रॉफिट। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में मॉडरेट रिस्क मॉडरेट प्रॉफिट। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लो रिस्क लो प्रॉफिट। अगर कोई ज़्यादा रिस्क लेना चाहता है और ज़्यादा प्रॉफिट की उम्मीद करता है और ज़्यादा रिस्क लेना चाहता है तो उसका पैसा इक्विटी में डाला जाता है। हाँ, इसमें भी कुछ ऐसे नियम्स हैं कि आपका पैसा आपकी उम्र के हिसाब से ही निवेश किया जाता है। जैसे 75% से ज़्यादा पैसा आपका इक्विटी में नहीं डाला जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी वह घटता जाता है, मतलब उसका जो प्रतिशत होगा 75% से कम होता जाता है। बाकी कुछ पैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में और ज़्यादा उम्र हो जाती है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा डाला जाता है। तो यह था एनपीएस के लाभ एवं एनपीएस का पैसा कहाँ निवेश होता है, सवाल का जवाब। चलते हैं तीसरे सवाल पे, एनपीएस खाता कहाँ खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों, एनपीएस का खाता आप किसी भी सरकारी बैंक में, निजी बैंक में, पोस्ट ऑफिस में और एक और व्यवस्था है ऑनलाइन का जो आप स्वयं से खोल सकते हैं। किसी भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जाकर के आप एनपीएस का फॉर्म भर सकते हैं और जो उसका शुल्क है उसको दे करके आप एनपीएस का खाता खुलवा सकते हैं। रही बात ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन खाता आप घर बैठे अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर के माध्यम से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के साथ खोल सकते हैं। खाता कैसे खोलना है ऑनलाइन, मैं किसी अन्य दिन एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बता दूंगा। अगला सवाल, एनपीएस में कौन कौन लोग निवेश कर सकते हैं। तो भारत सरकार का कोई भी कर्मचारी निवेश कर सकता है, राज्य सरकार का कोई भी कर्मचारी, निजी सेक्टर का कोई भी कर्मचारी और भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 18 से 70 वर्ष हो। बस थोड़ा सा अंतर यही है आम नागरिक में और सरकारी कर्मी में या निजी सेक्टर के कर्मचारी में कि जो भारत सरकार का, राज्य सरकार का कर्मचारी है, इसमें सरकार भी अपना अंशदान देती है। निजी सेक्टर के कर्मचारियों के मामले में भी कंपनियां अंशदान देती हैं, जबकि कोई भी और आम नागरिक जो सरकारी कर्मचारी या निजी सेक्टर का कर्मचारी नहीं है उसमें सरकार का कोई अंशदान नहीं होता है। जो आप पैसा अपना निवेश करते हैं उसी पे आपकी एकमुश्त धनराशि और पेंशन की गणना होती है। अगला है, एनपीएस के अंतर्गत कितने प्रकार का खाता खोला जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, एनपीएस के अंतर्गत 2 प्रकार के खाता खोला जा सकते हैं। पहला टीयर 1, दूसरा टीयर 2। अब टीयर 1 टीयर 2 क्या है। टीयर 1 जो है एक ऐसा खाता है जिसमें आपके पेंशन का कैलकुलेशन होता है। मतलब टीयर 1 में जो आप पैसा लगाते हैं या जो पैसा निवेश करते हैं उसी पैसे पे आपका पेंशन का कैलकुलेशन होता है और एकमुश्त धनराशि जो आपको जब इस योजना से बाहर आते हैं तो वापस मिलती है। जो कैलकुलेशन और एकमुश्त की धनराशि होती है वह उसी पे कैलकुलेट होती है जो पैसा आपके टीयर 1 में जमा होता है। टीयर 2 एक साधारण खाता है जिसमें आपको पेंशन नहीं बनती है। यह एक म्यूचुअल फंड टाइप का खाता होता है। आप जब चाहे पैसा निकालें या जब पैसा चाहें जमा करें या बंद कर दें। ध्यान देने वाली एक विशेष बात यह है कि जो आपका टैक्स में रिबेट मिलता है वह टीयर 1 में इन्वेस्ट किए गए पैसे पे ही मिलता है। टीयर 2 में इन्वेस्ट किए गए पैसे पे आपको रिबेट नहीं मिलता है। तो कभी भी आप टैक्स का क्लेम करें, इनकम टैक्स का क्लेम करें तो ध्यान रखें कि टीयर 1 में जो आपने पैसा डाला है उसी पैसे पे आपको टैक्स का रिबेट मिलता है। दूसरी चीज़, टीयर 1 से आप पैसा रिटायरमेंट के समय ही निकाल सकते हैं या इस योजना से बाहर आने के समय ही निकाल सकते हैं। कुछ केसों में
टीयर 1 से पैसा निकालने की अनुमति दी जाती है, जबकि टीयर 2 से आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। चलते हैं आगे। क्या एनपीएस में एक से अधिक खाता खोला जा सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एनपीएस में एक व्यक्ति के द्वारा मात्र एक ही खाता खोला जा सकता है। अगर आप चाहें तो एनपीएस के साथ साथ अटल पेंशन योजना के खाते के बारे में जानकारी लेकर के एपीवाई खाता खोल सकते हैं। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको अटल पेंशन योजना के बारे में बता दूंगा कि कैसे उसमें खोलना है खाता और उसमें क्या बेनिफिट्स हैं। अगला सवाल आता है, कितना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं? तो देखिए, एनपीएस खाता खोलते समय अगर आप दोनों विकल्प चुनते हैं, टीयर 1 और टीयर 2, तो टीयर 1 में मिनिमम आप 500 रुपये निवेश कर सकते हैं खाता खोलते समय। जैसे जब आप एनपीएस का खाता खोलेंगे, टीयर 1 और टीयर 2 का दोनों का विकल्प चुनेंगे, तो आपको टीयर 1 में 500 रुपये जमा करने होंगे, टीयर 2 में 1000 जमा करने होंगे। केवल आप एक ही विकल्प चुनते हैं टीयर 1 का तो केवल 500 रुपये, अगर टीयर 2 का विकल्प चुनते हैं तो 1000 रुपये। और आगे खाता खोलने के बाद आप टीयर 1 में एक बार में 500 रुपये मिनिमम, मतलब 500 रुपये से कम आप नहीं जमा कर सकते हैं, और एक साल में कम से कम 1000 रुपये जमा करने होंगे। उसी तरह टीयर 2 में एक बार में मिनिमम 500 रुपये, और एक साल में इसका कोई लिमिट नहीं होता है, आप जितना चाहें उतना पैसा जमा कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, टैक्स में छूट। दोस्तों, अभी हम लोग बात कर ही रहे थे कि टैक्स में छूट कितना मिलेगा। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि 80C के अंतर्गत 1.5 लाख तक की छूट आप इसमें पा सकते हैं। और 80C के कुछ सब पार्ट्स भी होते हैं, उसमें भी कुछ आप इसको छूट क्लेम कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यही होगी कि आप ओनली टीयर 1 में जो पैसा निवेश किए हैं उसी पैसे पे टैक्स का क्लेम कर सकते हैं, या 80C के अंतर्गत आप क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा टीयर 2 के पैसे पे आप कोई भी टैक्स क्लेम नहीं कर पाएंगे। अब रिटायरमेंट के समय कितना मिलेगा, तो इसकी भी बात हम लोग शुरू में कर चुके थे, फिर एक बार रिपीट करता हूं कि रिटायरमेंट के समय 60% धनराशि आपको एकमुश्त मिल जाती है, और बाकी की 40% जो धनराशि होती है उससे आपको एक एन्युटी प्लान खरीदना होता है। मतलब 60% आपको मिल गया, 40% का आपको पेंशन बन गया। उदाहरण ले लेते हैं, अगर मान के चलिए कि सेवानिवृत्ति के समय अगर आपको 1 करोड़ रुपए धनराशि मिलनी है, या यूँ समझे कि सेवानिवृत्ति के समय आपका जो धनराशि उसमें जमा है टैक्स वैक्स कैलकुलेशन के बाद 1 करोड़ बनता है, तो 1 करोड़ में से 60 लाख रुपए आपको एकमुश्त दे दिए जाएंगे। बाकी जो 40 लाख बचेंगे उससे आपको पेंशन बना दिया जाएगा। उस समय कैसे गणना होगी, उस समय पता चलेगा कि कितना पेंशन बनेगा, पेंशन बना दिया जाएगा जो आपको आजीवन मिलता रहेगा। अगला, एनपीएस का पैसा कब तक मिलता रहेगा? सबसे महत्वपूर्ण सवाल आम लोगों के द्वारा या आम लोगों के जहन में उठता है कि पैसा भाई एनपीएस का मिलता कब तक रहेगा। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, जब तक एनपीएस होल्डर जिंदा रहेगा। जैसे ओल्ड पेंशन में भी क्या था कि जब तक कर्मचारी जिंदा रहता था तब तक पैसा मिलता था, उसी प्रकार एनपीएस में भी जब तक एनपीएस होल्डर जिंदा रहेगा तब तक पैसा उसको मिलता रहेगा। अगर किसी दुर्घटनावश या किसी कारणवश एनपीएस होल्डर न रहा तो यह
पैसा उसके नॉमिनी को भी मिल सकता है या मिलेगा। मिल सकता है नहीं, बिल्कुल मिलेगा। हाँ, एनपीएस होल्डर अपने जीवन काल में ही अधिकतम 3 नॉमिनी नामित कर सकता है और उनको अपने पेंशन के हिस्से का प्रतिशत निर्धारित कर सकता है कि कितना प्रतिशत किसको मिलना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एनपीएस होल्डर है, वह एक निर्धारित कर देगा कि मेरे न रहने की स्थिति में पेंशन का 50% हिस्सा वाइफ को, 25% हिस्सा एक लड़के को, 25% हिस्सा दूसरे लड़के को। ठीक है, मतलब अपने 100% के हिस्से को वो 3 भागों में बांट सकते हैं, अब जितना जितना वो बांटना चाहे। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा, और यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप समस्त लोगों को नमस्कार।